स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और हम जो है नया लीगल जीके का टॉपिक आपके सामने ला चुके हैं। और सबसे जरूरी बात, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में, कमीशंस के बारे में, बॉडीज के बारे में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में, स्टैट्यूटरी बॉडीज के बारे में, बहुत सारी बातें आज हम इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पर्टिकुलरली हम अगर डीजीएस की बात करें, हरियाणा की बात करें, हिमाचल की बात करें, और जहां पर लीगल जीके पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, तो आपके लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बिल्कुल भी देरी मत करिएगा। और दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों को इसकी पीडीएफ अपनी चाहिए होगी तो उन लोगों को मेरा पर्टिकुलर एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से आप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर डालोगे, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस आपको वहां पर शो हो जाएगा। और जो लोग आईफोन यूजर्स हैं उनके लिए भी ऐप स्टोर के ऊपर आपको जाना पड़ेगा एंड माई इंस्टीट्यूट ऐप आपको जो है ऐप स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, आईफोन ऐप स्टोर से। केवल आईफोन वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं। फिर आपसे एक ORG कोड मांगा जाएगा। ORG कोड है हमारा ZPOGS। जैसे ये लिखोगे एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो जिन लोगों को अपनी पीडीएफ चाहिए तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एप्लीकेशन डेली बेसिस पर मिल जाती है। अब हम मुद्दे की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, हमारे भारत के अंदर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात कर रहा हूं। और अगर हम जुडिशरी की बात करें तो लीगल टर्मिनोलॉजी में जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे को बता रखी है, जो स्टैट्यूटरी पोस्ट हमारे को बता रखी है, जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट हमारे को बता रखी है, ये सारी चीजें याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहली बात, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो अभी करंटली हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। और ये जो है इकलौती हमारी फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है। एंड इनका जो पर्टिकुलर ट्राइब है वो कौन से पर्टिकुलर कैटेगरी में आती है? ये सांथल। ये याद रखना आपको जरूरी है। सांथल ट्राइब की कैटेगरी में द्रौपदी मुर्मू जी को कैटेगराइज करा जाता है। इकलौती फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। ये तीन चीजें हमें याद रखनी पड़ती है, नाम और ट्राइबल कम्युनिटी एंड यहां पे एरिया, दैट्स इट। एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे कौन है? जगदीप धांकर। जगदीप धांकर जी जो है ये अपने हमारी करंट अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करंट पोस्ट पे अभी ये हैं। और अगर हम आगे की बात करें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप लोग सभी जानते होंगे, नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। एंड यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करी जाए, सबसे बड़े भारत के सबसे बड़े जज जो बोला जाता है उनको बोला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट जो होल्ड करके बैठे होते हैं। और अभी करंटली उनका नाम क्या है? DY चंद्रचूड़ साहब। और ये कौन से नंबर के CJI बने, ये चीज आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में बहुत कंफ्यूजिंग लगता है अगर हमें याद नहीं आता या हम पढ़कर नहीं जाते हैं। तो DY चंद्रचूड़ साहब जो है 50th हमारे CJI साहब अभी बने हैं। और इनके फादर का क्या नाम था? ये भी अपने जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के CJI। तो YV चंद्रचूड़ साहब जो है इनके फादर का नाम था। तो ये भी आपको एग्जाम में कभी पूछ ले तो याद रखना जरूरी है। लोकसभा स्पीकर हमारे कौन है? ओम बिरला जी जो है अभी करंटली हमारे ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर के तौर पे पोस्ट होल्ड करके बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे आप अगर राज्यसभा क्या होगा भाई, देखो लोकसभा में तो स्पीकर होते हैं, राज्यसभा में हमारे कौन होते हैं? चेयरमैन होते हैं। तो चेयरमैन को क्या चुना जाता है? अपॉइंटमेंट होता है? कोई इलेक्शन होता है? द आंसर इज नो। जो व्यक्ति अपना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट होल्ड करके बैठा होता है उसी को जो है अपना यह ऑफिस दे दिया जाता है चेयरमैन का ऑफ राज्यसभा। क्यों? एक्स ऑफिशियो बोला जाता है कि आप जब एक पोस्ट होल्ड करोगे तो फ्री फंड में आपको दूसरी पोस्ट भी दी जाएगी, याद रखिएगा। तो यहां पे बात क्या है? चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज जगदीप धांकर जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। इसीलिए इनको जगदीप धांकर जी को चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के तौर पे ट्रीट करा जाता है। एक्स ऑफिशियो पोस्ट इनको मिली होती है। एक्स ऑफिशियो मतलब एक के बदले दूसरी भी ले लो। एंड यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अभी करंटली ये कौन है? राजीव कुमार। अब इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को आगे बढ़ने से पहले यहां पर एक केस भी आया था हमारा सुप्रीम कोर्ट का 2023 के अंदर, जो यहां पे चैलेंज करा गया है। उस केस का नाम आपको याद रखना जरूरी है, अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैं केस का नाम लिख भी देता हूं, स्पेलिंग चेक कर रहा था मैं, ठीक है। अनूप बरनवाल, ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2023 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई देखो, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनना है तो पहले क्या हुआ करता था? केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास अथॉरिटी हुआ करती थी कि वो जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुन लेते थे। लेकिन ये डिस्प्यूट अराइज हुआ सुप्रीम कोर्ट के आगे कि नहीं, केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटिंग अथॉरिटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट इन अवर कंट्री। इलेक्शन के पर्पज से हम देखा जाए तो इनके पास बहुत बड़ी पावर होती है। तो इसको जो है चुनने के लिए यहाँ पे कमेटी का गठन करा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें 3 लोगों का यहाँ पे बोला गया कि भाई ये 3 लोग चुनकर नाम पिक करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करेंगे एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे। 3 लोग कौन है? पहले तो हमारे रूलिंग पार्टी के लीडर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दूसरा अपोजिशन पार्टी के लीडर। तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 3 लोग बैठेंगे और फिर एक अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम चुनकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे दिया जाएगा। दैट्स इट हो जाती है यहाँ पे हम बात।
और यहाँ पे आगे की बात करी जाए, हाँ, तो कितने मेंबर्स होते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन कमीशन के अंदर 3 मेंबर होते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ ले तो कि चीफ ये इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं भाई, 3 होते हैं। 2 तो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और एक हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। और एग्जाम में याद रखने लायक क्या चीज है कि हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया करंटली, द आंसर इज राजीव कुमार। और फर्स्ट हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, फर्स्ट भी बहुत बार पूछा जाता है, सुकुमार सेन, याद रखने का। सुकुमार सेन इज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ अवर इंडिया। अब यहां पे बात करी जाती है कैग के बारे में, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका आर्टिकल आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि बाई चांस हम अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो उस टॉपिक के साथ साथ अगर हम कोई आर्टिकल भी पढ़ लेंगे, याद रख लेंगे, तो ईजी रहता है। इसका आर्टिकल है अपना कैग का आर्टिकल नंबर 148, पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 के अंदर आर्टिकल नंबर 148 इनका आता है। और कैग कौन है, TAG कौन है, गिरीश चंद्रा मुर्मू। गिरीश चंद्रा मुर्मू इज द करंट कैग ऑफ अवर इंडिया। ठीक है, अब यूपीएससी की मैं बात करूं, यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इनके चेयरमैन कौन है, मनोज सोनी जी। अब इनका जो आर्टिकल नंबर है वो हमारा है 315, आर्टिकल नंबर 315। क्लियर हो गया आपको, ये सब चीजें याद रख लेना भाई, और तो आपकी लाइफ थोड़ी ना इजी हो जाएगी। और हमारा जो इलेक्शन कमीशन है ना, इनका भी अपना एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल नंबर 324, पार्ट नंबर 15। ठीक है, याद रखिएगा। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनका भी अपना आर्टिकल नंबर होता है, आर्टिकल नंबर मतलब 76 नंबर आता है। अब आर्टिकल नंबर का मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है सारी की सारी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको पोस्ट के नाम दे दिए जाएंगे, उनमें से बोला जाएगा कि भाई इनमें से चुनकर बताओ कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कौन सी नहीं है। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर वेंकट रामनी। तो ये हमारे करंटली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 76 के तौर पे ये डील करा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, एंड ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया। ठीक है, एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता जी। एंड अभी आज के मतलब कल 30 जून 2023 को यहां पर जो है तुषार मेहता जी को जो है दोबारा रीअपॉइंट कर लिया गया है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट के लिए, याद रखिएगा। तो ऐसे हम बना रहे थे, तो मैंने देखा था कि ये पढ़ा था कि तुषार मेहता को रीअपॉइंट कर लिया गया है 30 मई 2023 को, यहाँ पे अपडेट आई थी, तो हमारा करंट भी हो गया, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, हाँ, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का कोई आर्टिकल है, आंसर इज नो, इट इज अ स्टैट्यूटरी पोस्ट। ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, और एक ना एग्जाम में क्वेश्चन याद कर लो, एग्जाम के लिए मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं कि डिफरेंस आप अपना गूगल वगैरह से, बुक्स वगैरह से सर्च करके आना कि डिफरेंस बिटवीन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल में डिफरेंस क्या होता है, याद रखिएगा। हम आगे चलते हैं। अब आगे चलने से पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत सारे एडवोकेट्स की इसकी नीड होती है। 4000 लीगल ड्राफ्ट सारे के सारे इंडियन कोर्ट्स के, भारत के जितने भी इंडियन कोर्ट्स हैं, मैंने आप लोगों के लिए स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन के ऊपर ला दिए हैं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जिप फाइल के अंदर 4000 के 4000 से मतलब ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा यहाँ पे ड्राफ्ट मैंने सबके लिए डाल दिए हैं कि अगर आपको कोई भी कोर्ट का लीगल ड्राफ्ट चाहिए, कोई भी इनकम टैक्स का ड्राफ्ट चाहिए, कोई भी कॉर्पोरेट बिजनेस का ड्राफ्ट चाहिए, कोई भी HR टूल किट का ड्राफ्ट चाहिए, सारे के सारे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने आप लोगों के लिए कितने सारे ड्राफ्ट अरेंज करके सारे के सारे अपलोड कर दिए हैं। बस 499 आपको पे करना है। लाइफ टाइम के लिए आपको जो है वर्ड फाइल में और 100% एक्यूरेट और 100% एडिटेबल एज पर योर कन्वीनियंस सारे के सारे ड्राफ्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है ना कि कोर्ट के लीगल ड्राफ्ट मिलेंगे, हिंदी वाले ड्राफ्ट भी डाल दिए मैंने, याद रखना। जो लोग हिंदी में अपना वकालत करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, तो वहां पर वो हिंदी वालों के लिए भी अपना ड्राफ्ट मैंने एक पर्टिकुलर फोल्डर बना दिया है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, याद रखिएगा। और मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है कि हाउ टू डाउनलोड लीगल ड्राफ्ट का, और इसमें एक वीडियो है जिससे कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई मैं परचेज कर रहा हूं तो यार मेरे को सारी चीजें मिलनी चाहिए, सारी मेरी कोई दिक्कत परेशानी हो तो उसके लिए एक मेरे को वीडियो भी मिलनी चाहिए कि मेरे को डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूं मैं, और डाउनलोड कैसे करूंगा उसका एक मैंने अलग वीडियो, एक अलग फोल्डर बना दिया है। सारी चीजें बिल्कुल आपको क्लियर तौर पे दिख जाएंगी, बस आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो अपने परचेज भी कर लेना। बहुत फायदेमंद सौदा है, याद रखना। ठीक है, आगे चल के प्राइस में मैं आपको नहीं दूंगा, मैं क्लियर बोल रहा हूं। जो लोग अभी ले लेंगे, आगे चल के इसका प्राइस बढ़ जाएगा, मैं क्लियर बोल रहा हूं आपको। अब आगे चलते हैं बॉडीज, कमीशन, ऑफिसेस के बारे में। बॉडीज, कमीशन एंड ऑफिसेस के बारे में अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी बॉडीज, कमीशन एंड ऑफिसेस के अंदर होते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको ऊपर पढ़ाई, तो मैंने एक वर्ड यूज करा था कि भाई जो यहाँ पे आर्टिकल मैं बोल रहा हूँ वो सारी, मतलब सारी जगह नहीं बोला, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, बहुत सारी स्टैट्यूटरी पोस्ट होती है, बहुत सारी एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है। इसके बीच का हम तीनों का क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का मतलब क्या होता है, स्टैट्यूटरी पोस्ट का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट का मतलब क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वो पोस्ट होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, संविधान के द्वारा आर्टिकल के अंदर मेंशन करी
करी होती है, डिफाइन करी होती है, एस्टैब्लिश करी होती है, दैट्स इट। उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। यहाँ लिखा हुआ भी आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है, एस्टैब्लिश करता है, उन सारी पोस्ट को हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर भाई यूपीएससी आर्टिकल नंबर 324, इलेक्शन कमीशन, मैंने यूपीएससी को गलत बोल दिया, यूपीएससी का आर्टिकल नंबर 315, इलेक्शन कमीशन का होता है आर्टिकल नंबर 324, एंड ये हमारा होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसका 338 आई गेस आर्टिकल होता है। मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल केसेस नहीं है, कास्ट ऐसी है, ठीक है, ये ठीक कर लेना, थोड़ा बहुत हो जाता है टाइपिंग में। और यहाँ पे आता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये होता है हमारा आर्टिकल नंबर 338A, एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये अभी ऐड ऑन करा गया है, ये इसके लिए आप ये नोट डाउन कर लेना भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 102 से ये ऐड ऑन करा गया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 102 करी गई थी, उससे फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को भी हमारे संविधान के अंदर डाल दिया और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गई है, बात खत्म हो जाती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 76 के अंदर, आर वेंकट रमनिया, ठीक है, राम नहीं, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम साउथ इंडिया, दैट्स व्हाई। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 76, एंड प्रेसिडेंट, ऑब्वियसली यार प्रेसिडेंट तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, वाइस प्रेसिडेंट भी होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, एंड प्राइम मिनिस्टर भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, इसमें तो दो राय नहीं है, ठीक है जी। इतनी क्लियर हो गई। तो आपसे ना एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई हम आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, अब इनमें से आप छांट कर बताओ कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और कौन सी स्टैट्यूटरी पोस्ट है और कौन सी एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। तो दिमाग थोड़ा शार्प रखना है, ठीक है, इस चीज के अंदर मार्क्स गेन जब भी होते हैं, एक एक नंबर बहुत कीमती होता है एग्जाम्स के लिए। अब बात आती है स्टैट्यूटरी पोस्ट के बारे में। स्टैट्यूटरी पोस्ट वो होती है कि अगर कोई भी पार्लियामेंट के द्वारा कानून पास करा गया है और कानून पास हो जाने के बाद में तब जाकर कोई अपना पोस्ट डाली जाती है कि ये पर्टिकुलर हम कमीशन बना रहे हैं, इसमें ये चेयरमैन होगा, ऐसे इसका इलेक्शन होगा और ये कितने टेन्योर पीरियड में रहेंगे, ये बाद में इनको जो है चुनने के लिए हम कैसे कैसे प्रक्रिया करेंगे। तो उसके लिए अगर कोई कानून पास करा गया है पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, और कानून पास करने के लिए यहाँ पे कोई पार्लियामेंट ने कानून पास करा है, फिर अपना डिफाइन करा है पोस्ट को, एस्टैब्लिश करा है कोई पोस्ट को, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी पोस्ट। जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये जो है अपना नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट के तौर पे ही गवर्नड होती है, एक कानून पास कराया गया था, उसमें से फिर ये पोस्ट निकाली थी। मैं बताऊंगा कौन कौन पोस्ट के ऊपर अभी चेयरमैन बने बैठे हुए हैं, तो वो याद रखना हमारे को जरूरी होता है। दूसरी बात आती है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC, ये भी अपना जो है ह्यूमन राइट एक्ट के तौर पे पार्लियामेंट के द्वारा कानून पास कराया गया था। अब फिर जो है ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंदर बोल दिया गया कि भाई एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाओ, उनका चेयरमैन बनाओ, वगैरह वगैरह। तो ये हमारी स्टैट्यूटरी पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। बहुत लोगों के मन में मिथ रहता है कि NHRC भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, दो स्टूडेंट्स आर रॉन्ग, क्लियर बात है। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये भी अपने कानून के तहत ही पास हुई थी भाई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तौर पे भी, तो इसलिए इनका ट्रिब्यूनल भी बनाया गया था। ये मेजरली एनवायरनमेंट वगैरह के ऊपर अपना गवर्न होते हैं, फाइन इंपोज करने के पास इनकी अथॉरिटी होती है, और कुछ जगह पे इनके पास क्रिमिनल पावर्स भी होती है सजा वगैरह देने के लिए, ठीक है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अपना स्टैट्यूटरी पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, याद रखिएगा। अब एक आता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC जिसको हम बोलते हैं, ये भी कानून के तहत ही पास हुई थी, इसको स्टैट्यूटरी पोस्ट बोलते हैं। सेबी तो आपको बताइए ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया, ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने लिख दिया था जानबूझ के। अब आती है एग्जीक्यूटिव के लिए। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि सरकार अपना खुद अपनी मर्जी से, अपने ओन मोशन से कोई भी पोस्ट एस्टैब्लिश करती है और डिफाइन करती है, उसको बोला जाता है कि भाई ये पोस्ट ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना तो स्टैट्यूटरी है, ये पोस्ट है एग्जीक्यूटिव, सरकार ने खुद अपनी मनमर्जी से ये पोस्ट एस्टैब्लिश करी है। क्लियर तौर पे आपको समझ में आ गया होगा। एग्जीक्यूटिव पोस्ट द विच गवर्नमेंट बाय इट्स ओन मोशन डिफाइंस एंड एस्टैब्लिश द पोस्ट। फॉर एग्जांपल के तौर पे नीति आयोग, अब मैंने एक ही पोस्ट का नाम लिखा है, तो कि हमारे को इतना ही पढ़ लो वही सफिशिएंट है। नीति आयोग जो है हमारा एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। नीति आयोग की फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नीति आयोग। अब इसमें ना आपको पता है नीति आयोग के जो हमारे चेयरपर्सन है वो कौन है भाई, वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बट एग्जाम में नहीं पूछेंगे, एग्जाम में तो हर कोई बंदा ये बात जानता है, एग्जाम में पूछा जाता है नीति आयोग के ना अपने CEO होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई नीति आयोग के करंट CEO कौन है, तो ये नाम याद रख लो, श्री BVR सुब्रमण्यम। तो CEO ऑफ नीति आयोग, अभी आंखें बंद करके मेरे साथ रिपीट करो, BVR सुब्रमण्यम। अब जो पहले थे BVR सुब्रमण्यम से पहले कौन थे, अमिताभ कंठ, ये बहुत टाइम तक रहे थे, बहुत टाइम तक जो है ये CEO रहे थे, तो इनका नाम भी याद रखना, मैंने जानबूझ के इसलिए लिखा है, याद रहना चाहिए। सेकंड CEO, मतलब सेकंड CEO बोलो जो इनसे पहले थे, तो अमिताभ कंठ, ठीक है, और अब बने हैं BVR सुब्रमण्यम। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं फिर तो, ठीक है। अब चेयरपर्सन की मैं बात कर लेता हूं, जैसे मैंने कहा था ना कि अब हम चेयरपर्सन के बारे में भी बात करेंगे, तो चेयरपर्सन के बारे में बात कर लेते हैं।
कमीशन के। तो जैसे कि हमारा NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इनके अभी करंटली चेयरपर्सन कौन है? सबसे पहली बात आपके दिमाग में एक बात तो क्लियर रहनी चाहिए कि ये जो है हमारे NHRC के चेयरपर्सन कौन है? ये NHRC क्या है? एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है। तो ये चेयरपर्सन इनको कौन है? ऑनरेबल जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। ये हमारे रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि अगर आपको NHRC का वो बनना है ना चेयरमैन, तो उस केस के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होना बहुत जरूरी है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे एक NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये भी स्टैट्यूटरी पोस्ट है। इनका जो है पर्टिकुलरली चेयरपर्सन है रेखा शर्मा, ठीक है, रेखा शर्मा। अब आती है कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये भी स्टैट्यूटरी पोस्ट है और इनकी जो पर्टिकुलर चेयरपर्सन है मंजुला दास, ठीक है। ये नाम याद रखते चलो यार, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको पता नहीं है कि आपका कब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से कोई भी, और सीधा पार हो जाओगे। और अब आता है हमारा NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये भी एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, अभी हमने पढ़ा ना। और इनका जो चेयरपर्सन का नाम है ऑनरेबल गोयल है कोई, ठीक है, हाँ, ऑनरेबल आदर्श कुमार गोयल, ठीक है, ऑनरेबल जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे NHRC के हमारे जो चेयरपर्सन है उनका नाम क्या है? उनका नाम है ऑनरेबल जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। एंड यहाँ पे जो है NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरपर्सन का नाम क्या है? उनके चेयरमैन का पर्सन का नाम है रेखा शर्मा। एंड यहाँ पे जो है जो कैट हमारा कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन का नाम क्या है? मंजुला दास। एंड फोर्थ पॉइंट हमने कौन सा पढ़ा था कि यहाँ पे NGT के चेयरपर्सन का नाम क्या है? ऑनरेबल जस्टिस गोयल साहब का, आदर्श कुमार गोयल, ठीक है, याद हो गया। चलिए चलिए चलिए, लास्ट पॉइंट हमारा रहता है बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में हम जरा सा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम से हमने पढ़ा नहीं है बुक्स एंड ऑथर्स। तो बुक्स एंड ऑथर्स के लिए याद रखना, बिफोर मेमोरी फेड्स एन ऑटोबायोग्राफी किसके ऊपर लिखी गई है? फली एस नरीमन के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, सारे के सारे लीगल बैकग्राउंड से लिंक है इनका सबका, तो यहाँ याद रखिएगा, जरूर रखिएगा, ठीक है। अब नानी पालकीवाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, इनके बारे में आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़कर, ठीक है। नानी पालकीवाला द कोर्ट रूम जीनियस, ये जो है किसके द्वारा लिखी गई है? सोली एस सौरभ जी एंड अरविंद पी डाटर जी। और रोजेज इन दिसंबर, ये हमने बुक पहले भी पढ़ी थी, तो MC चागला, ठीक है, ऑनरेबल जस्टिस MC चागला जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। एंड माई ओन बॉसवेल, ये भी बुक हमने पढ़ी थी पहले, ठीक है। तो ये बुक लिखी गई है ऑनरेबल जस्टिस M हिदायतुल्लाह। अब ये हिदायतुल्लाह जी के बारे में आपको अगर पढ़ना है ना भाई, पढ़ना जरूर, ये इन्होंने बहुत सारी पोस्ट ले रखी थी, आपको पता है, ये हमारे CJI भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, पॉलिटिकल लीडर भी थे, सब कुछ थे भाई, ये मतलब जो भी कोई पोस्ट बची होगी ना, ये सब कुछ थे, याद रखिएगा, ठीक है, ये सब कुछ थे। क्लियर हो गई बात? चलिए फिर, बहुत बढ़िया बात है भाई। हाँ, ये वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, चीफ जस्टिस भी रह चुके थे, अपना पॉलिटिकल लीडर भी रह चुके थे, बहुत कुछ थे ये, तो इनके बारे में आप पढ़िएगा थोड़ा सा अगर आप टाइम निकाल के। अब आगे चलते हैं, व्हाट नेक्स्ट इन लॉ। अब हम थोड़ा सा इंडिया के बाहर आ गए हैं कि भाई अब लॉ के अंदर क्या आखिर में और आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट इन दी लॉ। तो ये लिखी गई थी बुक लॉर्ड डेनिंग जी के द्वारा। अब ये लॉर्ड वर्ड यूज करा हुआ है तो आपको पता रहना चाहिए, ये भी एक तरह से जज थे पहले पुराने टाइम में। हाउस ऑफ लॉर्ड नाम का एक अपना हाउस होता था, वहां पे जो मेंबर हुआ करते थे उनके पास भी कुछ पावर्स थी पनिशमेंट वगैरह देने की, तो उनको लॉर्ड के नाम से बोला जाता था, पुकारा जाता था। तो लॉर्ड डेनिंग एक वो भी एक तरीके से आप जज मान लीजिए। तो व्हाट नेक्स्ट इन द लॉ, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी। अब आखिरी पॉइंट आ जाता है हमारा द प्रोविजंस एंड फंक्शंस ऑफ लॉ, द प्रोविजंस एंड फंक्शंस ऑफ लॉ, जूलियस स्टोन के द्वारा ये बुक लिखे। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, आप इनके बारे में पढ़ना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। अभी मैं सारी बातें इसलिए बता रहा क्योंकि अगर मैं एक पर्सन के बारे में बताऊंगा तो फिर मेरे को सबके बारे में इनका बैकग्राउंड बताना पड़ेगा, तो इट इज नॉट ईजी फॉर मी। तो इसलिए मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं बताया, बस आपको रिकमेंड कराया कि भाई इन लोगों के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। जूलियस स्टोन, इनके द्वारा द प्रोविजंस एंड फंक्शंस ऑफ लॉ बुक लिखी गई है। आई होप आपको आज का सेशन मजा आया होगा, सारी चीजें जो हमने टिप्स पे पॉइंट टू पॉइंट याद करी है। और याद रखिएगा भाई, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करते चलो, एग्जाम आएगा तो एग्जाम में आपके लॉ के नोट्स तो प्रिपेयर रहेंगे, लेकिन अगर आप ये खुद छांटा छुट्टी करने लगोगे ना एग्जाम के टाइम पे, सारा टाइम वहीं वेस्ट हो जाएगा, एग्जाम की प्रिपरेशन ऐसे नहीं हो पाएगी। याद रखिएगा, पहले से पहले अपना दिमाग में कॉपी में ये PDF डाउनलोड करके, ऐप डाउनलोड करके अपने नोट्स बनाते चलोगे ना, बहुत फायदे में रहोगे, बहुत ज्यादा याद रखेगा। बाकी किसी का कोई भी डाउट हो, कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, और स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन को डाउनलोड करे बिना जाना मत, बहुत फायदा होगा। आगे चल के फ्यूचर में ऐसी चीजें लाऊंगा ना जो आपको कहीं भी लाइफ में पूरे इंडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइसेस में नहीं मिलेगी, याद रखना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।